सिट डाउन। अभी तक हम लोगों ने अनुकूलन एवं जैव विकास पाठ में क्या क्या पढ़ा है, इसकी पुनरावृत्ति हमें एक बार करनी है। हमने अभी तक आपको क्या पढ़ाया जैव विकास और अनुकूलन में? हमने अभी जैव विकास शुरू नहीं किया है, अभी हम लोगों ने अनुकूलन। अनुकूलन में कौन से जीवों का अनुकूलन हमने सीखा? नहीं, कितने प्रकार के जीवों का बताइए? जल में, एक मिनट, और वायवीय। तीन तरह, जल, थल, स्थल। जल, थल और वायु। जल, थल और वायु, तीन जगह प्राणी रहते हैं। हमने ये जान लिया कि इन तीनों जगहों पर प्राणियों में क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। और पिछले दफा मैंने आप लोगों को कुछ जानकारी जीवाश्म फॉसिल्स के बारे में दी थी कि हमें इस संसार में या इस ग्लोब पे जो भी जीवों का विकास हुआ है या जब जीवों की उत्पत्ति हुई है, उसके प्रमाण हमें मिले हैं। वैज्ञानिकों को उनके कुछ प्रमाण मिले हैं। वो कौन से प्रमाण थे? डायनासोर। नहीं, डायनासोर का क्या था? उसका नाम बताओ। जीवाश्म। पिछले लेसन में हमने जीवाश्म के बारे में पढ़ा था कि जीवाश्म क्या होते हैं, और इसके आधार पर जीवाश्मों को देखने के बाद वैज्ञानिकों ने क्या मत दिया या उन्होंने हमें क्या जानकारी दी, उन्होंने हमें क्या बताया। इन जीवाश्मों को देखकर जैव विकास क्या होता है। जैव विकास सब लोग अपनी कॉपी में लिखिए, सब लोग अपनी कॉपी में लिखिए। कालांतर में, कालांतर मतलब जो समय बीत चुका, जो काल चला गया, समझ रहे? पिछले कई हजारों वर्ष पहले। कालांतर मतलब कई हजारों वर्ष पहले जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में, जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों। मीना बेटा बोर्ड पे लिखो। कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा, कालांतर में जीवों की रचना, जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में, कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों, कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को ही जैव विकास कहते हैं। जीवों की उत्पत्ति को ही जैव विकास कहते हैं। की उत्पत्ति। अच्छा, अब एक एक शब्द का हम लोग अगर अर्थ देखें, उत्पत्ति को ही जैव विकास कहते हैं। कालांतर, कालांतर शब्द का अर्थ है जो समय बीत चुका, मतलब हजारों साल पहले। जीवों की रचना मतलब जीव, जितने भी हमारे संसार में जीव हैं, उनकी बनावट, उनकी रचना और उनकी कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली में सबकी बता चुकी हूं ना। अनुकूलन में कौन कैसे तैरता है, कौन कैसे चलता है, फेफड़े क्या करते हैं और बाकी शरीर के अंगों के क्या काम हैं, वो होती है उनकी कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों। अब मैंने आपको ये बताया था कि हम इंसान लोग जो हैं फेफड़ों से सांस लेते हैं, जो मछली है गलफड़ों से लेती है, और छोटे जीवों की तरफ चले जाएं तो उनमें एयर ट्यूब्स होते हैं या वो अपने स्किन से सांस लेते हैं। तो प्रक्रिया तो एक ही है, सांस लेना, लेकिन कार्य प्रणाली अलग अलग है कि नहीं है? तो कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तन होते गए द्वारा जीवों की उत्पत्ति, जीव और हाई क्लास पर आता गया। इसी को हम लोग जैव विकास कहते हैं। एक बार इस परिभाषा को फिर से समझ लीजिए कि जैव विकास मतलब जीवों का विकास क्या होता है। कालांतर मतलब बीता हुआ समय, उसमें जीवों की रचना और कार्य प्रणाली
में जो क्रमिक मतलब क्रम द्वार एक के बाद एक, जैसे सबसे पहले एक कोशिकीय, फिर बहुकोशिकीय, फिर जटिल होता है ना, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते गए क्रम में, परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति हुई, जीव बने, इसी चीज को हम लोग जैव विकास कहते हैं। अब ये जो जैव विकास है, जो भी हमने धारणाएं बनाई हैं, जो जानकारी हम किताबों के जरिए आपको दे रहे हैं, वो कई वैज्ञानिकों ने इन पर काम किया है, कई वैज्ञानिकों ने खोज की, उसको स्टडी की, तब जाकर हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है। और इसमें सबसे ज्यादा जो हमें सहायता की वो जीवाश्म ने, जो फॉसिल्स थे उनको देख देख के वैज्ञानिकों ने तथ्य लिखे, और तब हमें ये पता चला कि सबसे पहले कौन सा जानवर बना था, और हम इंसान जो है वो आखिरी सीढ़ी है उसकी, जो वंशाणु जो हमारा जैव विकास है, सबसे सुप्रीम मैंने बताया था। इसके बाद और अभी किसी नई जाति का विकास नहीं हुआ है। इसमें दो वैज्ञानिक जिनका बहुत ही योगदान रहा जैव विकास में, उनका नाम है लैमार्क तथा डार्विन। ये क्या हुआ? वैज्ञानिकों के नाम जो सबसे ज्यादा लिए जाते हैं जैव विकास में, उनका नाम है लैमार्क और डार्विन। कौन से वैज्ञानिक हैं? इनके नाम से ही आपको लगता है कि ये हमारे भारत के नहीं हैं, ये विदेशी हैं, और इनका जन्म फ्रांस देश में सन 1744 में लैमार्क हुए, मतलब ये फ्रांस के रहने वाले हैं, और इनका जन्म 1744 जन्मे लैमार्क 1744 में इनका जन्म हुआ था, और ये जीव वैज्ञानिक कहलाते हैं। देखो, वैज्ञानिक कई तरह के होते हैं। एक खगोल वैज्ञानिक होते हैं जो स्पेस के बारे में करते हैं, जो केमिस्ट्री करते हैं उनको रसायन के, जो भौतिकी करते हैं उनको भौतिक के। तो जीव विज्ञान, जीव मतलब जीवों के बारे में, बायोलॉजी, जीवों के बारे में जो बातें करते हैं उनको हम जीव वैज्ञानिक कहते हैं। तो इनका नाम था लैमार्क, और इन्होंने जो सिद्धांत बताए, जो इन्होंने हमें बातें बताई, उनके जो नियम थे, उनको कहा गया लैमार्कवाद। क्या कहा गया? और जो डार्विन था, जो उन्होंने बताया, ये दूसरे वैज्ञानिक हैं, इनको कहा गया डार्विनवाद। ठीक है, आपको विज्ञान में इसी तरह से याद करना होगा कि लैमार्कवाद में क्या है और डार्विनवाद में क्या है। जो लैमार्क थे, उन्होंने हमसे ये बताया था कि जो वातावरण है और वहां पर जो चीजों की उपलब्धता है, उसके अकॉर्डिंग जो जीव होते हैं उनके शरीर के कुछ अंगों में चेंजेस हो सकते हैं, मतलब परिवर्तन हो सकते हैं। अगर वो जीव जिस वातावरण में रह रहा है, तो अगर पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब कि लगातार 100 सालों तक, 200 सालों तक अगर उसी वातावरण में वो रह रहा है, तो उसकी शरीर की बनावट बदली जा सकती है या बदल जाती है, मतलब अपने आप बदल जाती है। इसका उदाहरण मैं आपको थोड़ा सा इस चित्र के द्वारा बताऊंगी। आप सब लोगों ने जिराफ देखा है। जिराफ की बनावट याद है? अच्छा, पहले मुझे ऐसे ही बताइए कि जिराफ कैसा होता है। जिराफ की गर्दन और उसके पैर जो चार है ना, वो चारों एक जैसे, आगे के दो, हाँ, पीछे के छोटे और आगे के बड़े। अब मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ, और आप सब लोग अपनी पुस्तक में चित्र देखिए, सब लोग अपनी किताब में चित्र देखिए, अपने किताब में चित्र देखिए। कितने आपके में तो ज्यादा बने हैं, ज्यादा बने हैं। इस चित्र को दिखाने का मकसद है कि इसको स्टडी कीजिए, केवल देखिए ही मत। जो पहला चित्र है उसको देखिए, नहीं, उसकी बनावट कैसी है? उसकी गर्दन छोटी है, झुकी और ऊपर नहीं। उसकी गर्दन की लंबाई छोटी है और उसके चारों पैर एक जैसे हैं, चारों पैर एक जैसे हैं, और उसकी गर्दन भी छोटी है। लेकिन दूसरे चित्र पर आ जाइए, और थोड़े से उसका ऊपर देखने का ढंग भी,
गर्दन थोड़ी लंबी उचक के, जैसे हम लोग देखते हैं किसी चीज को उचक के दिखाइए, कैसे उचकते हैं? ऐसे उचकते हैं ना। दूसरे चित्र में ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वो उचक रहा है। तीसरे में गर्दन और लंबी हो गई। चौथे में अच्छा, गर्दन के साथ साथ पैर भी लंबे हो गए। और आजकल जो हम चिड़ियाघर में जिराफ देखते हैं वो कैसा है? वो लास्ट वाला जिसकी गर्दन बहुत और पैर आगे वाले ज्यादा बड़े होते। तो लेमार्क का ये कहना था कि जब आज से हजारों साल पहले जब जिराफ की जाति इस धरती पर आई तब वो ऐसा था। हाँ, तब वो ऐसा था। लेकिन क्योंकि उसको खाने को ज्यादा सामान जैसे नहीं मिलता था खेतों में, तो वो उचक के पेड़ों की टहनियां खाता था। जैसे नीम के, मैंगो की ट्रीज थोड़ी ऊंची होती हैं, तो ऊंचे पेड़ों पर उसको उचकना पड़ता था। और बार बार उचकते उसकी गर्दन लंबी हो गई और पैर भी लंबे हो गए। मतलब क्योंकि रोज रोज उसको ये काम करना पड़ता था, इसलिए उसका जो आगे आने वाली पीढ़ी थी, अब जब जिराफ पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, तो जो आने वाली पीढ़ी थी वो ऐसी पैदा होने लगी। मतलब उनको उचकना नहीं पड़ा। कुछ बात समझ आ रही है? मतलब उनको उचकना नहीं पड़ा, वो सोचे कि अब तो पैदा ही ऐसे हो जाएंगे। लेमार्क ने कहा क्योंकि वातावरण में उनको ऐसा करना पड़ रहा था, उनको उचकना पड़ रहा था, तो उनकी कोशिकाएं ऐसे हो गई कि जब उनके नया जन्म हुआ दूसरों बच्चों का उनका, तो वो लंबी गर्दन वाले ही पैदा हुए, फिर छोटी गर्दन वाले पैदा ही नहीं हुए। और आखिरी में मॉडर्न जिराफ, ये अपना पुराना जिराफ है और ये हमारा आधुनिक जिराफ ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये एक लेमार्क वाद का नियम है कि अगर वातावरण में किसी चीज को, उसको बार बार अपने शरीर को, अंगों को इस्तेमाल करना पड़ता है तो वो वैसा ही हो जाता है। समझ रहे हैं? लेकिन अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा दो बातें होती है ना, कि जब हम कोई बात कहते हैं तो एक जना कहता है बिल्कुल सही, दूसरा कहता है कि नहीं ये सही नहीं। इन्होंने ये सिद्ध किया कि ऐसा होता है। लेकिन एक और वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, कि मतलब इनके जीन्स की बनावट में फर्क है, ये जाति दूसरी है, ये जाति दूसरी है, ये जिराफ की दूसरी जाति है, ये जिराफ की दूसरी जाति है जिसमें लंबी गर्दन होती है। उसने एक्सपेरिमेंट किए। उसने क्या किया कि जितने भी चूहे पैदा होते थे वो उनकी पूंछ काट देता था और वो कई पीढ़ियों तक उनकी पूंछ काटता रहा। तो उसने सोचा कि अब जो जात पैदा होगी वो बिना पूंछ की होनी चाहिए। कुछ सोचो बेटा, बहुत सही चीज है ये। उसने पैदा होते ही चूहों की पूंछें काट दी और कई पीढ़ियों तक काटता रहा। जैसे फादर उसके बेटे की काटी, फिर उस बेटे के जब बच्चे हुए उसकी काटी, फिर जब उसके बच्चे हुए फिर उसकी काटी। मतलब एक पीढ़ी की काटता गया। लेकिन उसने 10 पीढ़ियों तक किया। लेकिन 10वीं पीढ़ी जब पैदा हुई तो उसमें पूंछ थी, पूंछ गायब हो जानी चाहिए थी ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उस वैज्ञानिक ने कहा कि ये ऐसा नहीं। लेकिन हम लोग, क्योंकि कई वैज्ञानिकों ने इसको सही माना, कई वैज्ञानिकों ने इनको सही नहीं माना, लेकिन फिर भी हम लोग सोच सकते हैं कि शायद, क्योंकि हमने देखा तो है नहीं तब ऐसा होता हुआ, कि शायद ऐसा हुआ होगा कि जिराफ पहले ऐसे थे और बाद में ऐसे हो गए होंगे। अभी भी ऐसा कहा जाता है कि जो ठंडे मुल्कों में लोग रहते हैं, जैसे उनकी जो शरीर की बनावट होती है थोड़ी सी अलग होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। जैसे कश्मीर प्रांत है, वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, वहां पे ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, तो उनके शरीर में RBC, लाल रुधिर कणिकाएं ज्यादा होती हैं हम लोग से। आप लोगों ने देखा कि कश्मीरियों की शक्लें लाल लाल होती हैं ज्यादा। आपके गलियों में भी कभी कोई आता है तो उनकी शक्लें लाल लाल होती हैं। मतलब कि वो ठंडे प्रदेशों में रहने की वजह से उनमें लाल रुधिर कणिकाओं में थोड़ा सा फर्क आया, उनकी संख्या हम लोगों से थोड़ी सी ज्यादा हो गई। तो ये जैव विकास को सिद्ध करता है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं उस पे, हमारे शरीर की बनावट पे उसका पूरा पूरा असर होता है। एक थोड़ा सा और उदाहरण बता दूं। हम लोग
अगर बहुत ज्यादा देर धूप में रहते हैं तो हमारा शरीर काला पड़ जाता है। तो वो तो कोशिकाएं होती हैं कि जो मेलानिन होता है हमारे, जिसकी वजह से सांवला रंग हो जाता है। और जब हम लोग बहुत दिनों तक धूप में नहीं रहते हैं या जो हमारा शरीर का अंग ढका होता है वो काला नहीं होता। तो वातावरण का असर तो जरूर होता है, लेकिन कुछ बातों में हम कह सकते हैं, कुछ बातों में हम नहीं कह सकते। तो लेकिन अब आप लिखिए कि लैमार्कवाद ने हमें क्या बताया। अपनी किताबों में देखो सब लोग। वातावरण के प्रभाव या अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के प्रभाव से जीवों की रचना और कार्य प्रभावित होते हैं, जिससे कुछ उपार्जित लक्षण धीरे धीरे वंशजों में जाते हैं। कौन से लक्षण? उपार्जित लक्षण धीरे धीरे वंशजों में जाते हैं। समझ में आया कि धीरे धीरे वंशजों में जाते हैं? ये हमें किसने बताया था? लैमार्क। और उन्होंने इस तरह को इसको जिराफ के द्वारा इसको सिद्ध किया था कि ऐसे हो सकता है। इसी तरह से 1910 में चूहों पर जो मैंने बताया था ना, 1910 में सूमनर नामक वैज्ञानिक ने दावा किया गया था कि इस तरह से ठंड में और गर्मी में जो चूहे होते हैं उनकी रचना अलग अलग हो सकती है। आगे एक है कैमरर। कौन से वैज्ञानिक? किताब में है, देखो लिखो। कैमरर नामक वैज्ञानिकों ने छिपकलियों के शरीर पर इस तरह से कहा। उन्होंने बताया, कैमरर नामक वैज्ञानिक ने, कि हम लोगों का जो सांप है, आजकल का जो आप सांप देखते हो वो सांप ऐसा नहीं था। उसका जो पैर थे उसको, लेकिन क्योंकि वो बिल में रहता है तो बिल में रहने की वजह से उसको घास फूस में से जल्दी जल्दी दौड़ना पड़ता है, तो उसके पैर गायब हो गए और उसका शरीर बेलनाकार हो गया, जिससे कि वो जल्दी से बिल के अंदर छुप सके। और अगर उसके पैर होते तो वो नहीं जा सकता था ना बिल में, तो सांपों का इस तरह से हुआ। ये भी एक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया। तो लोगों ने कई परिकल्पनाएं बताई और बाद में वो चूहों वाला हुआ कि 22 पीढ़ियों तक नवजात चूहों की पूंछें काटी गई, लेकिन नई संतान में पूंछ समाप्त नहीं हुई और न ही उसकी लंबाई घटी। भाई जैसे जिराफ की बढ़ गई तो पूंछ गायब हो जाती या छोटी हो जाती, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तब उस वैज्ञानिक ने कहा नहीं, इसमें इस वाले जो धारणा में हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। इसी के चलते हुए हम लोगों के उसी समय के एक और वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डार्विन। डार्विन ने कुछ अलग सिद्धांत बताए और उन्होंने खूब सारी स्टडी की, खूब सारा गहन सर्वेक्षण मतलब कि खोज, उसको नए नए तथ्यों को लिखना, जमा करना, सर्वे करना और उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाना। उन्होंने बहुत सारे गहन सर्वेक्षण किए और तब उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले उसको हम लोग कहते हैं डार्विनवाद। अब सब लोग अपनी कॉपी निकालो और डार्विनवाद के नियम लिखो, इसको रब कर दो। ऊपर हेडिंग डालिए डार्विनवाद। पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है। पहला पॉइंट, संतान उत्पन्न करने की क्षमता। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि इस धरती पर जो आप लोग देख रहे हो इतनी जनसंख्या हो गई, लेकिन सबसे पहले तो कोई दो ही हुए होंगे ना, मेल एंड फीमेल, या एक अंडा हुआ होगा, उससे फिर 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से बढ़ता गया। मतलब हर जीव ये चाहता है कि अपने मरने से पहले वो बहुत सारे बच्चे पैदा करे। हर जीव, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, बतख, कि उसकी जाति तभी तो चलेगी। अगर वो अपने जैसे जीव पैदा नहीं करेंगे तो वो जीव वहीं समाप्त हो जाएंगे। तो ये हर जिंदा की, हर जीव की पहचान है कि वो अपने जैसे जीवों को पैदा करते हैं, जिसको हम संतान कहते हैं।
कहते हैं? जैसे कुत्ते के, बिल्ली के, शेर के, मुर्गी के अंडे से मुर्गी का निकलना, ये संतान उत्पत्ति है। तो ये एक पहला नियम है। इससे सब लोग इसको सही कहते हैं। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। इसके अंदर तो कोई मन में बात नहीं आ रही कि ऐसा नहीं होता है। बताइए, जीव तो जीव, पेड़ पौधे भी, वो भी अपने जैसे पेड़ों को पैदा करते हैं ना। तो ये इस पॉइंट में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है कि डार्विन जी ने सबसे सही बात बताई थी कि हर जीव अपने जैसी संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। और दूसरा पॉइंट, जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष का मतलब है कि हर कोई जीव अपने आप को लास्ट मिनट तक जिंदा रखने की कोशिश करता है। वो मरते दम तक भी अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मांसाहारी और शाकाहारी दो तरह के लोग होते हैं या जीव होते हैं। जब अकाल और इस तरह की बाढ़ या कुछ आ जाता है और वो लोग भूखे मरने की नौबत आ जाती है, तो तब हम लोग शाकाहार मांसाहार कुछ नहीं देखते, जो सामने आता है उसी को खाने की कोशिश करते हैं। मतलब हम अपने सारी बातें छोड़ देते हैं, कहते मुझे जिंदा रहना है, मतलब मुझे जीवन संघर्ष करना है, मैं मरना नहीं चाहता। जैसे बिल्ली अगर भूखी होती है, 100 घरों के अंदर वो छापा मारती है कि शायद कहीं दूध मिल जाए, शायद कहीं चूहा मिल जाए। मतलब वो अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करती है, पूरा जीवन संघर्ष करती है। मरते दम तक वो चाहता है कि नहीं, मैं जिंदा रहूं, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो। अगर कोई डूब रहा होता है तो हाथ पांव मार के भी पानी से बाहर निकलता है कि मुझे जिंदा रहना है। तो ये पॉइंट भी सही है, हर कोई अपना जीवन चाहता है। ये जीवन संघर्ष। विभिन्नताएं तथा आनुवंशिकताएं। विभिन्नताएं एवं आनुवंशिक शब्द आपने पहले कभी पढ़ा है? आनुवंशिकताएं, विभिन्नताएं मतलब आप अभी इतने सारे बच्चे मेरे यहाँ बैठे हो हैं, सबकी शक्ल अलग अलग है कि नहीं? सबकी शक्ल बिल्कुल अलग है। किस लिए है? कभी किसी ने सोचा कि हम हैं तो लड़कियां, तो सब बिल्कुल एक जैसे क्यों नहीं है? वेरी गुड आंसर। क्योंकि सबके पेरेंट्स, तो माता पिता से जो लक्षण बच्चे में जाएगा तो उसकी जो शक्ल है या उसकी जो बनावट है अपने माता पिता से ही मिलेगी। तो इस चीज को कहते हैं आनुवंशिकता। समझे? अब एक यूरोपियन चाइल्ड हमारे घर, हमारे क्लास में अगर कोई फॉरेनर आ जाता है जो बहुत गोरी चमड़ी वाले होते हैं, या कोई अफ्रीकन आ जाता है जिनकी बहुत ही ब्लैक स्किन होती है या बहुत डार्क स्किन होती है, हम तुरंत कह देते हैं ना कि इसके पापा अफ्रीका के हैं या ये आंटी ये फॉरेन से आए हैं, क्योंकि उनकी शरीर की बनावट को और उनके शरीर के स्किन के कलर, किसी की आंखें जापानीज जैसे चाइनीज की आंखें, किसी के कलर, बालों का कलर, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? आनुवंशिकता, जो जीन्स में होती है, जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती हैं या अपने माता और पिता से मिलती हैं। हर जीव दूसरे जीव से भिन्न होता है। पता है, जानवर भी भिन्न होते हैं, लेकिन हम लोग उनको पहचान नहीं पाते। हम लोगों को एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन एक्चुअली वो भी अलग अलग होते हैं। शक्लें, कलर, बालों का रंग उनका भी अलग अलग हो सकता है और कई जातियां उनमें भी होती हैं। और उसके बाद है वातावरण के प्रति अनुकूलन। अनुकूलन आप जानते हैं? अनुकूलन, अनुकूलन होता है कि जीव अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। कर लेता है, मैं पढ़ा चुकी ना, ये तो अनुकूलन शब्द मैं पढ़ा चुकी हूं, इसको समझाने की जरूरत कि कैसे जल, थल और वायु के जीव अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। और पांचवा पॉइंट है नई जातियों की उत्पत्ति। आप इस बात से एग्री करते हैं? नई जातियों की उत्पत्ति। अलग अलग जाति, जो जानवर है ना,
इसमें कई तरह की नई जातियां अभी भी पैदा हो सकती हैं। जो हम लोग जिराफ का उदाहरण पढ़ रहे थे ना कि गर्दन लंबी हो गई है उसकी, लैमार के हिसाब से तो ठीक था, लेकिन हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं तो शायद वो ठीक नहीं है। हो सकता है कि वो जिराफ की दूसरी जाति हो। तो नई नई जातियां उत्पन्न हो रही हैं। अब आप इसी बात से मैं जो उदाहरण दूं कि गेहूं आप खरीदने जाते हो तो कई किस्म की जातियां होती हैं। अच्छा, आजकल आप लोग बाजार में देख रहे हो कि खूब लंबी लंबी मूलियां, लंबी लंबी गाजर, सब्जियों में जो वैज्ञानिक हैं वो कोशिश करके नई नई जातियां और उत्पन्न कर रहे हैं। वो जीन्स के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, जिनसे कि नई जातियों की हो सकता है कि कुछ वर्षों के बाद नया मानव उत्पन्न हो जाए जो हमसे भी ज्यादा सुप्रीम हो, जिसका दिमाग हमसे भी ज्यादा अच्छा हो। क्योंकि कहते हैं संसार में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। पता नहीं, अभी तो जैव विकास खत्म तो नहीं हुआ है, चल ही रहा है। अब हो सकता है कि इसके बाद वाली, अभी हम लोग कहते हैं कि आप लोगों के जमाने में कंप्यूटर है, हम लोगों के जमाने में तो कंप्यूटर नहीं था, तो आप लोगों के तो छोटे छोटे बच्चों को भी कंप्यूटर के बारे में जानकारी है। इस तरह से हो सकता है कि जो दिमाग अभी 8 साल का जो बच्चा रखता है या कैलकुलेट कर सकता है, वो आज से 50 वर्ष पूर्व जो हमारी जातियां थी, हम लोग इतना नहीं सोच पा रहे थे। लेकिन आजकल के बच्चे को क्योंकि वातावरण में इतनी जानकारी मिल रही है, इसीलिए वो फटाफट उसका जो ब्रेन है हम लोगों से ज्यादा विकसित हो रहा है। ये क्या है? ये जैव विकास ही है। पहले हम लोग कहते थे 15 साल में बच्चा 10वीं पास करेगा, अब वो 13 साल में भी करने लगा है। मतलब 10वीं तक का ज्ञान वो 13 साल में भी ले रहा है। तो इसी को तो हम जैव विकास कहते हैं। हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि आज से 50 साल बाद हम लोगों का मस्तिष्क कितना डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग उस क्रम में चल रहे। तो आज आपका होमवर्क है कि इन 5 नियमों को डार्विनवाद के याद करके आओगे। ठीक है, समझ गए? 5 नियमों को याद करके आओगे। कल मैं क्लास में आते ही सबसे पहले इसका पूछूंगी एक एक बच्चे से कि ये 5 नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अंडरस्टैंड? थैंक यू चिल्ड्रन।